आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से सांतेज में, गुजरात में, अहमदाबाद में एक घटना हुई, कई सवाल उठे और एक गाड़ी के अंदर सुबह 6 बजे कुछ लोगों ने देखा कि गाड़ी में आग लगी हुई है और उसके अंदर एक व्यक्ति जो है वो जल रहा है और बगल में थोड़ा 10 कदम की दूरी पर दूसरा व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है। आसपास के लोगों ने 108 नंबर पे फोन किया, एम्बुलेंस आई और वो जो इंसान जख्मी था उसको उठाकर ले गई और गाड़ी वहां पर जलती रही। किसी ने बुझाने की कोशिश नहीं की और उसके बाद जब थोड़ी सी आग बुझी तब पता चला कि अंदर डेड बॉडी भी पूरी जली हालत में है और जो व्यक्ति है जो जला है अंदर गाड़ी में या जला के मारा गया है उसे, जिसका नाम मोहम्मद भूरा बताया जा रहा है। रफीक सैयद साथ में था जो सामने से बेहोशी की हालत में मिला है। ये घटना जो पूरी हुई आज सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब की घटना है और इतना वक्त बीत चुका है, 8 से तकरीबन बजने वाले हैं। अभी तक पुलिस ने एफआईआर नहीं ली है। एमसीसी के मुजाहिद नफीस साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। गुजरात में अक्सर जहां पर भी एट्रोसिटी के कुछ मामले होते हैं या कहीं पर भी नाइंसाफी का कुछ मामला रहता है तो अक्सर रहते हैं आगे इस लड़ाई के अंदर। मुजाहिद नफीस साहब, ये जो घटना है, परिवार वालों का कहना है कि जला के मारा गया, हमारे बेटे को गोरक्षकों ने जलाकर मार दिया। पुलिस का कहना है कि भाई ये तो एक्सीडेंट का मामला है। इतने घंटे हो गए, अभी तक पुलिस ने एफआईआर तक नहीं ली है। ये बहुत अफसोस की बात है क्योंकि एफआईआर को पहले दर्ज करना तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि कोई भी घटना हो तो पहले एफआईआर दर्ज करें, उसके बाद जांच शुरू करें। चूंकि ये जो घटना है ये भाजपा के पॉलिटिकल एजेंडे से जुड़ी हुई घटना है। भाजपा का पॉलिटिकल एजेंडा हमेशा से रहा है कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान करे और गुजरात में मॉब लिंचिंग की घटनाएं पहले से होती रही हैं, जिसको लेके हम लोगों ने कई बार डीजीपी महोदय को चिट्ठी लिखी है। अफसोस कि डीजीपी महोदय ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का अभी तक पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के मामले में एक गाइडलाइन दी है कि अपने इलाके में जो ऐसे अपराधी हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं ताकि इस तरह के अपराधों को रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। किसी भी पुलिस स्टेशन में इस तरह के अपराधियों की लिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या उनको सत्ताधारी दल का हाथ उनके ऊपर है इसलिए ऐसी लिस्ट नहीं बन रही है, या ये सारी घटनाएं मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं इसलिए ये लिस्ट नहीं बनाई जा रही है? ये बहुत समझने की जरूरत है। और ये घटना पहली घटना नहीं है, इससे पहले घटनाएं हुई हैं। आपको याद होगा कि इसी हद में जहां पर अभी हम लोग 16 सिविल खड़े हैं, वटवा के एक आदमी को जान से मार के हत्या कर दी गई थी। आपको याद होगा कि डीसा के एक आदमी का रामोल पुलिस स्टेशन में के पास छुरी मार के उसको मारने की कोशिश की गई थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी का बेटा उसमें इन्वॉल्व था। तब ये पता लगा कि एक संगठित गिरोह है जो पालनपुर से लेके और सूरत के टोल नाके तक बैठते हैं और गोरक्षा के नाम पर उगाई करते हैं, रंगदारी मांगते हैं, पैसे लेते हैं। जो पैसा नहीं देता है उसके साथ मारपीट करते हैं और इस हद तक करते हैं कि उसकी जान चली जाए, जैसा कि डीसा के एक आदमी के साथ रामोल में हुआ। ये वही घटना है और इसमें मुझे लगता है कि इन लोगों ने पैसे देने से मना किया होगा, जिसके लिए उन्होंने एक आदमी जो बुरी तरह से मारा है और दूसरे आदमी को गाड़ी के साथ जिंदा जला दिया। क्योंकि दूसरा आदमी जिसको चोट लगी, दोनों लोग एक साथ थे, उसको कोई भी जलने का निशान फौरी तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बताता है कि ये एक संगठित गिरोह का काम है और उसको भी इतनी बुरी इंजरीज हैं कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उसकी जान को सलामत रखे और वो होश में आए और वो अपने साथ जो बीती हुई घटना है उसको बता सके, तो हमको इस तरह के बर्बर लोगों की सच्चाई का भी पता लगेगा। तो ये घटना कहीं ना कहीं जैसे हरियाणा के नूह में जो एक घटना हुई थी, नासिर और जुनैद को कुछ गोरक्षकों ने गाड़ी में जिंदा जलाकर बांध के मार दिया था। वो लोग भी कुछ घंटों से गायब थे, घर वाले ढूंढ रहे थे कहाँ है, कहाँ चले गए। अचानक सुबह में पता चला कि गाड़ी के अंदर लाश पड़ी हुई है, जिंदा जले हुए 2 लोग। तो ये घटना भी उसी तरीके से लोगों को लग रही है कि जिंदा जलाकर ही मारा गया होगा। बिल्कुल, परिवार का भी यही आरोप है। बिल्कुल, ये उसी तरह की घटना है और ये बहुत ही सुसंगठित गिरोहों का काम है। ये कोई राह चलते हुए के लोगों का काम नहीं है। जिनको इस तरह के अपराध करने की विशेष ट्रेनिंग प्राप्त है, ये वही लोग कर सकते हैं और उन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है। इसके लिए बहुत सघन जांच की जरूरत है। रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद से ये लोग का संपर्क परिवार से नहीं हुआ। सुबह 6 बजे के आसपास कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को फोन किया और 7 बजे के आसपास ये यहाँ पर इस हॉस्पिटल में आए, तब ये घटना पता लगी। इसका मतलब ये है कि ये
और इनको मारा गया, गाड़ी जलाई गई, इसका मतलब इनको पहले बांधा गया होगा, रखा गया होगा दूसरा कहीं। चीज, गांव में जहां पर ये आग लगी है गाड़ी में, किसी ने आग को बुझाने की कोशिश भी नहीं की है। ये बड़ी हैरानी की बात है। अमूमन तो ये होता है कि गाड़ी में आग लगती तो लोग बुझाने की कोशिश करते हैं। बगल में ही नाला है, नाले के पास में गाड़ी पड़ी है, वहीं का पानी लेकर कोई बुझाने की कोशिश कर सकते हैं। ये घटना का जो जिस तरह से गाड़ी मिली है वो ऐसे ही दिखाई देता है कि इसको किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की है, या मुझे यहां तक लगता है कि वो गिरोह इतने ताकतवर थे कि उन लोगों ने घेरा बना लिया होगा और इसको पूरा जलने दिया गया होगा ताकि कोई दूसरा आदमी इनको बचाने की कोशिश ना कर सके। ये इस तरह की घटना है, वरना अभी भी इंसानियत है लोगों के बीच में। अगर इस तरह का कोई देखता तो जरूर बचाने की कोशिश करता। मुझे लगता है कि इस गिरोह ने चारों तरफ से घेर के इसको जलने दिया गया और उसको जब तक जल नहीं गया तब तक वो लोग वहां खड़े रहे होंगे। अभी ये विशेष जांच का विषय है, इसलिए इसको मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आता है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के उल्लंघन का मामला आता है। तो इसलिए जरूरी है कि एक विशेष जांच टीम, खासतौर पर आईजी स्तर के लोग अधिकारी के अध्यक्षताएं बनाई जाए, क्योंकि ये राजधानी के, गुजरात की राजधानी के एक पुलिस स्टेशन में मामला हुआ है। गांधीनगर का पुलिस स्टेशन है सांतेज, और गृह मंत्री वहां से लोकसभा पूरी सदस्य है। सरकार है, पूरी सरकार के सेंटर पर इस तरह की बर्बर घटना हो तो इसके लिए आईजी स्तर की कमेटी बने। देश के गृह मंत्री वहां से लोकसभा के सदस्य हैं। देश के गांधीनगर गृह से। मंत्री, पूरी राज्य की सरकार वहां बैठती है और वहां इस तरह के संगठित अपराध हो तो ये बहुत शर्म का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर का सवाल है। तो पुलिस को इस पर गंभीरता दिखाकर विशेष जांच कर, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरे गुजरात के सभी पुलिस स्टेशन में इस तरह के निर्देश जारी किए जाएं कि इस तरह के संगठित अपराधों के करने वालों की सूची बनाई जाए और उनको पब्लिक किया जाए कि कौन लोग हैं जो इस तरह के अपराध करते हैं। ये बहुत जरूरी है और इसमें न्याय की लड़ाई के लिए हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, और इसको लेके अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी उनके साथ खड़े रह के इस न्याय की लड़ाई को आगे ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। मुझे शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।